हेलो मेरे दोस्तों, समीर ओबेरॉय की एज है 27 इयर्स। उसने हाल ही में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और बैंगलोर की एक एमएनसी में जॉब ज्वाइन किया है। उसका एनुअल पैकेज है 10 लाख रुपीस और उसने ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट किया है। अब अगर समीर एटीसी का 1.5 लाख रुपीस हर साल इन्वेस्ट करता है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में टैक्स सेव करने के लिए, तो उसके 60 इयर्स के होने पर यानी 33 इयर्स बाद उसके पास 14% रिटर्न्स के अनुसार होंगे करीब 11 करोड़ 46 लाख रुपीस प्लस 30% टैक्स ब्रैकेट में होने के कारण जो 45,000 रुपीस के टैक्स की बचत वो हर साल करेगा वो तो अलग। इट मींस कि समीर के रिटायरमेंट की प्लानिंग तो फोर्सफुली ही हो गई, क्योंकि टैक्स की सेविंग करने के नाम पर उसे फोर्सफुली पैसे इन्वेस्ट करने पड़े अपनी इनकम में से। लेकिन यही अगर उसने ओल्ड टैक्स रिजीम की जगह न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट किया होता तो न्यू टैक्स रिजीम में एटीसी का डिडक्शन तो मिलता ही नहीं। अरे एटीसी का तो क्या, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। अब ऐसे में समीर की इन हैंड सैलरी तो बढ़ जाती, लेकिन समीर का रिटायरमेंट शायद प्रॉब्लम में आ जाता, क्योंकि टैक्स सेविंग के नाम पर ही सही समीर ने कुछ पैसे इन्वेस्ट तो किए। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा तो ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने का यही है कि फोर्सफुल ही सही सेविंग्स हो जाती है। वेल, अब आई एम श्योर कि कोई तो ये कमेंट करेगा ही कि 14% रिटर्न कौन देता है। सो लेट्स लुक एट द रिटर्न्स ऑफ द फॉलोइंग ELSS फंड्स इन द लास्ट 5 to 10 years. Quant tax plan 5 years return 24.44% and 10 years return 19.45%. Axis long term equity fund 5 years 17.03% and 10 years 19.21%. DSP tax saver fund 5 years 16.42% and 10 years 18.45%. अब लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों, लेकिन हम 14% रिटर्न का अजम्पशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ सम गुड ELSS फंड्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि आपकी एनुअल सैलरी के हिसाब से आपको कौन सा टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। और आगे इस वीडियो से कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 में नए टैक्स स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ओल्ड टैक्स स्लैब्स को भी फेज आउट नहीं किया गया, विच मींस कि अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमें न्यू टैक्स स्लैब को सिलेक्ट करना है या ओल्ड। अब ओल्ड टैक्स स्लैब में हमें काफी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है। और न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स रेट थोड़े कम है, लेकिन हमें कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं करने मिलते। और ऐसे में ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें कौन सा टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए। चलिए, तो अब पहले तो समझते हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स क्या है। अप टू 2.5 लाख रुपीस ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट, 2.5 to 5 लाख रुपीस 5% ईच, 5 to 7.5 lakh income 20% and 10%, 7.5 to 10 lakh rupees of income 20% and 15%, 10 lakh to 12.5 lakhs 30% and 20%, 12.5 lakh to 15 lakhs 30% and 25%, and above 15 lakh rupees 30% each. अब अगर आप सैलराइड है तो आप हर साल एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के बीच चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक बार सिलेक्ट करने के बाद आपको टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तो अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पर कि आपको न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम को। और दोस्तों, ये समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल
गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना, इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होगा और कैसे आप इन गोल्स को स्मार्टली अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, अब अगर हम नए टैक्स स्लैब की बात करें तो ये काफी सिंपल है। आपको टैक्स प्लानिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती और अपने एचआर को कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स भी सबमिट नहीं करने पड़ते। तो अब अगर कोई इंसान लोअर इनकम ब्रैकेट में है और वो चाहता है कि उसे कोई फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट्स ना करनी पड़े और उसके हाथ में ज्यादा पैसा बचे, या फिर कोई इंसान अपने फाइनेंसेस खुद कंट्रोल करना चाहता है और जहां गवर्नमेंट कहे वहीं पर फोर्सफुली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो न्यू टैक्स स्लैब ऐसे में उस इंसान के लिए है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। ऑल्दो न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स रेट्स तो कम है, लेकिन कोई भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस ना मिलने के कारण टैक्स ज्यादा का भरना पड़ता है, जो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब अगर हम ओल्ड टैक्स स्लैब की बात करें तो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,50,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80C, 50,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80CC-D1B, 25,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80D, इन्हें क्लेम करके टैक्सेबल सैलरी को 2.75 लाख रुपीज से कम किया जा सकता है। अब ये तो बेसिक एग्जेम्पशंस है जिन्हें मोस्टली हर कोई क्लेम करता है, लेकिन इसके अलावा 80D में डिपेंडेंट्स के लिए किए गए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट अमाउंट, फिर 80G में डोनेशन का अमाउंट, 80E में एजुकेशन लोन पर किए गए इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, और सेक्शन 24B में होम लोन पर पे किया गया इंटरेस्ट का अमाउंट क्लेम करके भी टैक्सेबल इनकम को और भी रिड्यूस किया जा सकता है। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस टेबल बिलो। अब कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए हमने यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशंस को ही कंसिडर किया है। दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज, 80C 1.5 लाख रुपीज, 80CC-D 50,000 रुपीज एंड 80D 25,000 रुपीज, टोटल 2.75 लाख रुपीज। अब अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपीज है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 2.75 लाख रुपीज डिडक्शन क्लेम करने के बाद उस इंसान की टैक्सेबल इनकम होगी 4.75 लाख रुपीज और इनकम 5 लाख से कम होने के कारण उस इंसान की टैक्स लायबिलिटी बनेगी 0। लेकिन यही न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार कोई डिडक्शन ना मिलने के कारण उसे 39,000 रुपीज का टैक्स पे करना होगा, विच मीन्स कि न्यू टैक्स रेट कम होने के बावजूद भी टैक्स का अमाउंट न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा का होगा। ठीक उसी तरह 10 लाख रुपीज की इनकम होने पर न्यू टैक्स रिजीम में 18,200 रुपीज का टैक्स ज्यादा भरना होगा, एज न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम नहीं किए जा सकते। और अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपीज है तो न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार उसकी टैक्स लायबिलिटी 7,800 रुपीज से ज्यादा की होगी। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान HRA या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर डिपेंडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, डोनेशंस एक्सेट्रा को क्लेम करता है तो ओल्ड स्लैब के अनुसार और भी ज्यादा का टैक्स सेव किया जा सकता है। सो नाउ लेट्स लुक एट द टेबल, जहां वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी की भी इनकम के अनुसार उसके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब्स को यूज करना फायदेमंद कब होगा, यानी उसे मिनिमम कितने अमाउंट तक का एग्जेम्पशन क्लेम करना होगा सो दैट उसकी टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स स्लैब ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार सेम ही होगी। So let's say for example गौरव की इनकम है 6 लाख रुपीस पर एनम, तो न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 22,500 रुपीस। और यही अगर वो 50,000 रुपीस का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता है तो ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार उसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपीस से रिड्यूस होकर हो जाएगी 5,50,000 रुपीस और ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार भी उसके टैक्स की लायबिलिटी सेम 22,500 रुपीस
ही होगी। लेकिन अगर गौरव ATC का पूरा 1.5 लाख क्लेम करता है तो ओल्ड टैक्स स्लैब यूज करना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सो लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। अगर सागर की इनकम 10 लाख रुपीस पर एनम है तो न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 75,000 रुपीस। लेकिन यही अगर वो 1,87,500 रुपीस तक के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करता है तो ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार भी उसकी टैक्स लायबिलिटी 75,000 रुपीस ही होगी, विच मीन्स कि 1,87,500 रुपीस से ज्यादा के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करने पर उसके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब यूज करना ज्यादा फायदेमंद होगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको इस बात की क्लैरिटी तो मिल ही चुकी होगी कि आपको कब न्यू टैक्स रिजीम यूज करना चाहिए और कब ओल्ड टैक्स रिजीम को यूज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए सो दैट आप इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाए और सही डिसीजन ले पाए। आप हमारे चैनल पर अपलोड हुए और भी टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए कि क्या हमने अब तक कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। तो आपके कमेंट से किसी और को भी कुछ सीखने मिलेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। अब अगर हम कुछ देर के लिए टैक्स के अमाउंट को साइड पर कर दे तो आपको ओल्ड रिजीम क्यों यूज करना चाहिए। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के बिगिनिंग में समझा कि टैक्स सेविंग के लिए ही सही कैसे समीर ने 11.46 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया इन्वेस्ट करके, प्लस हर बरस टैक्स की सेविंग भी कर ली। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में फोर्स सेविंग का कोई स्कोप ही नहीं है, एज कोई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउड ही नहीं है। अब अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो इन दोनों का प्रीमियम पे करने पर सेक्शन 80C और सेक्शन 80D में टैक्स एग्जम्पशन क्लेम किए जा सकते हैं और इनका होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इन्हें खरीदने का कोई मोटिवेशन ही नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज कुछ सीखने जरूर मिला। अब अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आप स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करके कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में और अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही उन्हें देखना चाहते हैं और अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली, आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत